हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका स्टेबल क्लासेस में। और हम इंटर इंग्लिश के लिए आपके लिए लाए हैं फ्लेमिंगो, जो सेक्शन हमारा है पोएट्री का। और उसके माध्यम से हम आज सीखेंगे जो हमारी पोएम्स हैं, और उस पोएम में स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आता है। जो टोटल हमारा एरिया है पोएट्री का, वो होता है 10 मार्क्स का। उस 10 मार्क्स में से आपको जो 6 मार्क्स मिलते हैं वो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन पे मिलते हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम लेकर आए हैं ये, और हमारी पहली पोएम है। ठीक है, ये फर्स्ट पोएम आप देख रहे हो। सबसे पहले हम देखते हैं पोएम का नाम क्या है। देखिए, पोएम का नाम है माई मदर एट 66, और इसकी राइटर हैं कमला दास। कमला दास एक इंडियन पोएटिस हैं, भारतीय कवित्री हैं, और साउथ से बिलोंग करती हैं, साउथ इंडिया से, और अंग्रेजी और मलयालम में लिखती हैं। यहाँ ये अंग्रेजी की ही कविता उन्होंने लिखी है, और ये उनकी पर्सनल पोएम है। ऐसा कहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म में उन्होंने लिखा है, अधिकांश अपने ही ऊपर, अपने जीवन, अपने व्यक्तित्व पर लिखा है। यहाँ जो हम पोएम के नाम को देखें तो लिखा है माई मदर एट 66। मीनिंग आता है कि मेरी माँ एट 66, 66 साल में, या 66 साल की उम्र को, इसको अगर पूरा हम बात समझें इससे, तो वो कहना चाहती हैं कि 66 साल की उम्र में मेरी माँ, है ना। ये इसका पूरा लॉजिक है। तो सीधी बात हम ये भी करें कि कमला दास की जो माँ हैं वो 66 साल में हो गई हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, एज ग्रोइंग एक नॉर्मल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस भी कह सकते हैं, कि उम्र बढ़ती है सबकी ही। ठीक है, इस कविता का जो जिस्ट सार कहिए हम, जो हमारा मेन हिस्सा कहेंगे जिसको, कि किस भाव करके कमला दास ने इसको लिखा है, तो वो भाव ये है कि जैसे हम सभी के लिए होता है कि हमारे जो अपने रिलेशन में लोग हैं या सगे संबंधी हैं, उन सब की उम्र बढ़ती है, और एक अंत भी आता है कि मृत्यु होनी है, जो नेचुरल प्रोसेस ही है एक। तो वो भाव हमें कई बार दुखी कर जाता है। हम सोचते हैं कई बार कि हमारे अपने हमसे ना बिछड़े। तो इस पोएम का संपूर्ण सार ये है कि जो पोएटिस हमारी हैं कमला दास, ये वो अपनी माँ से बिछड़ने के दुख में हैं, या उस दुख को जाहिर इस कविता के जरिए उन्होंने किया है। ठीक है, जिसको हम स्टैंजा वाइज पढ़ने वाले हैं, और फिर हम उसके क्वेश्चंस भी करेंगे साथ साथ। ठीक है, आइए हम देखते हैं स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा हमारा ये है, और इसमें लिखा है, देखो सबसे शुरू में कह रही है वो, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। तो यहाँ से हमने देखा था कि पहले ये वाला पॉइंट हम पढ़े हैं, और ये यहाँ तक आगे बढ़ता रहता है ना। पोएम में ग्रामेटिकल सेंटेंस नहीं होते हैं, तो वो हमें एक दूसरे के लिंक लगा कर ही समझने हैं। तो सबसे पहले शुरू किया है उन्होंने, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। यहाँ तक हम देखें तो इसका पॉइंट आ रहा है कि अपने माता पिता के घर से चलती हुई, ड्राइविंग कर रहे हैं। उसका पॉइंट यह है कि वो कार से यात्रा कर रही है, कार में बैठी हुई है, और अपने पेरेंट्स के घर से, अपने माता पिता के घर से जा रही है, राइटर हैं। और कहाँ जा रही है आगे बोल रहे हैं, टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ठीक है, ये आ गया यहाँ तक कि जा कहाँ रही है, कोचीन। कोचीन हवाई अड्डा है ना। जा रही है लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को, मॉर्निंग, सुबह में। तो इतनी बात यहाँ तक ये हुई कि कवयित्री कार में बैठी हुई यात्रा कर रही हैं, और वो कोचीन हवाई अड्डे पर जा रही हैं, और साथ में उनकी माँ है। ठीक, और कार से यात्रा कर रही हैं। इतनी बात हमने समझ ली कि राइटर कार से जा रही है, और पिछले फ्राइडे की मॉर्निंग को, शुक्रवार की सुबह को जा रही है। और यहाँ तक बात हो गई कि अपने माता पिता के घर से, मतलब अपने पैतृक घर से वो जा रही है। अगली बात, अब उसी कार में माता साथ हैं, जो उनकी, जिनकी पर सारी ये कविता लिखी है, वो मम्मी, उनकी जो माता जी हैं वो साथ में हैं। उनके लिए बोला नीचे देखो। अब तभी जब यात्रा के दौरान वो जा रहे हैं, तो क्या हुआ, आई सा माई मदर। कितना कोमा देखिए, देख रहे हैं, यहीं तक आप देखेंगे पहले कि मैंने अपनी माँ को देखा। जनरल बात है, कोई हमारे साथ में बैठा है तो हम देखते ही हैं उसको ना। तो अचानक से क्या होता है, कवियों के भाव हैं, और भावनाओं को हम अपने शब्दों से व्यक्त करते हैं, कई बार सेंटेंस में कह देते हैं। लेकिन कवियों का अलग एक टैलेंट होता है कि वो उसको ही कविता बना देते हैं, अपनी भावनाओं को ही कविता का रूप दे देते हैं। तो बोला उन्होंने कि मैंने अपनी माँ को देखा। माँ को देखा, स्वाभाविक बात थी, लेकिन अब तक स्वाभाविक थी। अब जब देखा तो देखकर उनको अलग विचार कुछ आया। क्या है, कह रही है, बिसाइड मी, अपने पास, यानी मेरे ही पास मेरी माँ बैठी है, उसको देखा। डोज, डोज का मतलब होता है सो रही हैं वो, यात्रा में जा रहे हैं, जैसे कई बार अक्सर देखते हैं यहाँ पर नींद आ जाती है, तो उसके लिए बोला कि वो सो रही हैं। और दूसरी बात यहाँ बोल रहे हैं, ओपन माउथड, खुला मुंह करके। मतलब ये कहना है कि जब सो जाते हैं तो कई बार हमें सेंस नहीं रहता है,
कि क्या है, हम किस पोजीशन में हैं। तो माता जी हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनका मुंह खुला हुआ है, हल्का सा मुंह खुल जाता है, जैसे ये पोजीशन में आ जाता है, सोते हुए हो जाता है ऐसा। तो इतनी बात हो गई कि साथ में माता बैठी हैं उनकी, और वो सो रही है, और सोते हुए उनका मुंह खुला हुआ है। ठीक है, अगली और बात। अब देखिए यहीं पर राइटर को एक नया, जो पोएट है हमारी ये कविता कमला दास, इनको क्या होता है, एक नया विचार आया इस बात को देखकर। क्या होता है कि कई बार सोता हुआ व्यक्ति, हमें लगता है कि वो मतलब अर्ध मृत अवस्था में हम उसे कहें कि वो वैसे तो मूवमेंट कर ही नहीं रहा है, बोल भी नहीं रहा है। तो कई बार क्या होता है, ये सोना भी आधा मर जाने के बराबर माना गया है, यहाँ जो राइटर मान रही हैं। तो लगभग उनको वो भावना दे आ रही हैं, उनके सोने को देखकर कवियत्री को लग रहा है कि ये बिल्कुल अंतिम पड़ाव में है। अब क्या बोला देखो इस बात में, हर फेस, उनका चेहरा, माता जी का चेहरा, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, अब बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लाइक का मतलब है समान, बिल्कुल समान दिखाई दे रहा है, दैट ऑफ कॉर्प्स, कॉर्प्स बोलते हैं डेड बॉडी को, ये वर्ड आप याद रखेंगे, कॉर्प्स का मतलब है डेड बॉडी, मृत शरीर, लाश। तो यहाँ राइटर ने जैसे देखा अपनी माता को, और देखकर उनको लगा कि चेहरा बिल्कुल, है ना, ऐसा लग रहा है जैसे वो मर ही गई हो, मुंह खुल गया है। किसी डेड बॉडी का ऐसे हो सकता है ना ये, इस तरह का कि अब उनमें कोई मूवमेंट नहीं बचा है, तो उनका मुंह खुल गया है ना ऐसे। अब सारी बात को हम एक बार फिर देख लेंगे फ्लो में। ये राइटर जो कमला दास यहाँ पर हैं, वो अपनी माँ के साथ कार में यात्रा कर रही हैं। ये की पॉइंट्स हैं कि कार में यात्रा कर रही हैं, जा कहाँ रही हैं, कोचीन जा रही हैं, ठीक, वहाँ से कहीं आगे जाएंगी। लेकिन यहाँ तक की हमें बात बताई गई है। अब क्या हो रहा है कि फ्राइडे मॉर्निंग को जा रही हैं, पिछले फ्राइडे। और उसमें अगली बात क्या है कि तभी मैंने अपनी माँ को अपने पास बैठे हुए देखा जब, और वो क्या है कि वो सो गई है माता जी, उनका मुंह खुला हुआ है। ठीक, अब ऐसी दशा में राइटर को जो थोड़ा दुख होता है, वो समझ रही है कि इनका चेहरा तो ऐसे लग रहा है जैसे ये बिल्कुल किसी मरे हुए व्यक्ति का चेहरा हो, है। और जब ऐसी भावना किसी के मन में आ जाएगी अपने सगे संबंधी के लिए, तो आप जानते हैं कि दुख होना स्वाभाविक है। ठीक है, इतनी बात हमने समझ ली। अब देखो सबसे जो टफ एरिया है इंटर लेवल पर, जब हम पोएट्री सेक्शन में जाते हैं, सेंट्रल आइडिया भी उतना टफ नहीं पड़ता है जितना ये वाली बात। कारण इसका क्या है कि जब हम किसी अनसीन पैसेज को, जो हमारा प्रोज स्टाइल में पैसेज आता है, तो उसके आधार पर अगर हम चलें, तो वो क्या होता है, ग्रामेटिकल सेंटेंस होते हैं ऑटोमेटिक पहले से, और बच्चे को उसे छांटने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है। कहा यहाँ भी यही जाता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो, हैं, स्टैंजा के नीचे जो है, या बेस्ड ऑन स्टैंजा। तो कह रहे हैं स्टैंजा पे आधारित क्वेश्चन है, इनके उत्तर दो आप। अब अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि वो इसमें से छांट देते हैं, इसकी लाइन लिख देते हैं, और जबकि यहीं पर गलत हो जाता है। गलत होने का कारण है कि जो स्टैंजा की लाइन हमें मिलती हैं, ये ग्रामेटिकल नहीं होती हैं। क्या होता है, रिदम पर या मीटरिकल, जो जिस पोएम को जिस मीटर में लिखा जाता है उसके अपने नियम होते हैं कविताएं लिखने के, तो उनके आधार पर कविताओं को लिखा जाता है। ठीक है, ग्रामेटिकल नहीं होता है। जैसे आप सेंटेंसेस देखेंगे, कोई टेंस नहीं कहीं मैच करेगा, आपको कोई सब्जेक्ट हाथ नहीं आएगा, है ना, ये सारी बातें नहीं मिलेंगी। तो इसलिए बड़ा सावधानी से हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी क्वेश्चन आपसे किया जाए, उसको ग्रामर के आधार पर चलेंगे। ठीक है, उसका टेंस पहचान के चलें, उसका सब्जेक्ट एरिया या वगैरह जो भी उसमें पूछा गया है वो। और कोशिश ये करें, जैसे हमने स्टैंजा पढ़ लिया तो इसकी हिंदी अपने दिमाग में रखें, उसको ट्रांसलेट करते हुए आगे बढ़ना है। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, बिल्कुल स्टूडेंट जैसा ही, ठीक है, जिससे कि आप सब कर सकते हैं उसको। देखिए पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन का मीनिंग आपको आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। देखिए पूछा गया है, व्हाट डिड सी नोटिस अबाउट हर मदर। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड सी, कि क्या उसने, उसने कौन है यहाँ, ये राइटर है, मतलब अपनी पोएट है ये कमला दास। नोटिस देखा, अबाउट हर मदर अपनी माँ के बारे में, इतनी मीनिंग हो गया इसका कि पोएट ने अपनी माँ के बारे में क्या देखा, क्या नोटिस किया या क्या उनको लगा देखकर। ठीक, तो देखिए हम स्टेंजा में जाएं, तो पहली दो लाइनें तो बता नहीं रही है कुछ भी इसमें, वो तो क्या हो रहा है, जा रही है कोचिंग, जा रही है फ्राइडे मॉर्निंग जा रही है। लेकिन उससे नीचे वाली लाइन में जब वो अपनी माँ को देख रही है, देखिए यहाँ पे देखा कि मेरे पास में मेरी माँ है, हैं, और कैसे सो रही है, खुला हुआ मुंह है, ये वाली बात उसने देखी। हम इतनी बात को अब सेंटेंस फॉर्म में लाएंगे। इसको देखें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन हमेशा इंटरोगेटिव फॉर्म में होता है। आंसर जब हम करते हैं, आंसर होता है भैया हमारा असर्टिव फॉर्म में। ये बहुत ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन हमेशा इंटरोगेटिव फॉर्म में होंगे। जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क देख रहे हो आप, ये हमेशा इंटरोगेटिव फॉर्म है हैं। और जब हम आंसर कर रहे होते हैं, तो आंसर करते हुए करना क्या है, हमें असर्टिव फॉर्म में लाना है।
अब ये बात आपको हमेशा याद रखनी कि असर्टिव होता क्या है। असर्टिव होता है भाई सब्जेक्ट से शुरू, याद रखना है, सब्जेक्ट से शुरू, फिर उसके बाद वर्ब का एरिया आता है, फिर कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट का एरिया आता है, और बाकी चीजें पीछे जाकर सबसे लास्ट होता है फुल स्टॉप पर। ये हमारा असर्टिव का एरिया है। हर क्वेश्चन का उत्तर जब हम देते हैं तो वो जो आंसर आप दे रहे हो वो आंसर आपका असर्टिव में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए भाई? असर्टिव में। अब देखो हम असर्टिव बनाने के लिए शुरू करेंगे सब्जेक्ट से। इसका सब्जेक्ट कौन है? सी सब्जेक्ट है। और सी हम समझ के रखें, ये सी कौन है? ये सी हमारे पोएट है, कवयित्री। अब जैसे देखो लिखना शुरू किया हमने इसमें तो लिखते हुए देखो सबसे पहले हमें ध्यान देना है ये चीजों का आंसर जब हम कर रहे हैं तो हमने शुरू कर लिया सी से, हैं? ये सी हो गई हमारी राइटर, ठीक, सी। अब देखिए टेंस आपने पहचान लिया, टेंस है डिड से बना है और फर्स्ट फॉर्म, ये नोटिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये टेंस कौन सा होता है? ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है। जब हम इसे अफर्मेटिव में असर्टिव में लेके आएंगे तो क्या सेकंड फॉर्म इसकी आ जाएगी। नोटिस का सेकंड फॉर्म क्या होगा? नोटिस्ड। सी नोटिस्ड, इतने के मतलब हो गया उसने देखा या उसको लगा। अब ये जो लिख रहा है अबाउट हर मदर, ये इसमें पीछे का एरिया है, कंप्लीमेंट एरिया हम इसे कहें, इसको सेम ऐसे लिख लेंगे, सी नोटिस्ड अबाउट हर मदर। अब देखो इतनी बात का मतलब ये हो गया कि उसने अपनी माँ के बारे में देखा। अब क्या देखा वो हमें बताना है, ठीक है? तो उसे हम जोड़ते हैं दैट से आगे को। उसने अपनी माँ के बारे में देखा कि, क्या देखा? देखिए यहाँ कह रहे हैं कि पास में बैठी है माँ, पहली बात। दूसरी बात कमाल की यह है कि वो सो रही थी, सो रही है और मुंह खुल के सो रही है ना, ये वाली बात हमें लिखनी है। क्या देखा? दैट हर मदर वाज स्लीपिंग, आसान भाषा में कहें कि सो रही थी। हम्म। और ये शब्द आप सेम यूज कर सकते हैं, ओपन माउथड। ओपन माउथड पहले से ही एडजेक्टिव फॉर्म है, इसको आराम से वो लगा सकती है ना, कि सी वाज हर मदर वाज स्लीपिंग ओपन माउथ। तो भाई ये आपका एक पहला क्वेश्चन हो गया है, ठीक। इसका मीनिंग बन गया देखो कि उसने यानी कवयित्री ने, हमारी पोएट ने देखा अपनी माँ के बारे में कि उसकी माँ मुंह खोले हुए सो रही थी। आप इसको और भी बढ़ा सकते हो चाहो तो, लेकिन इतना भी उत्तर पूरा है ना। बढ़ाना चाहेंगे तो ये वाली बात भी हम लिख सकते हैं बिसाइड मी, लेकिन मी मी मत लिखना है, ठीक है? मी क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि मी हमारा फर्स्ट पर्सन में चलता है, ठीक। अब हमें करना क्या है? इसको चेंज करते हुए बढ़ जाएंगे और पूरा हो जाएगा आंसर। फिर ये बिसाइड मी को हम इस सी के हिसाब से लाएंगे तो वो हो जाएगा हर, बिसाइड हर। इसका मतलब हो गया कि उसके पास में सो रही थी, है ना, पोएट के पास में। एक क्वेश्चन हमारा बन गया, ठीक है। टेंस का विशेष ध्यान रखें, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में आप आंसर करें। अगला आइए देखिए, सेकंड हमारा लिखा है वाई वाज हर मदर्स फेस लुकिंग लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। अब ये अंतिम लाइन हम यहाँ देख रहे हैं, इससे हमारा मैच करता हुआ क्वेश्चन आएगा। पूछा जा रहा है वाई वाज हर मदर्स फेस, कि क्यों था उसकी माँ का चेहरा, क्या है ना, लुकिंग लगता था, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स एक डेड बॉडी या लाश जैसा। सवाल का मतलब हो गया कि उसकी माँ का, उसकी माँ किसकी माँ है? ये पोएट की, कमला दास की माँ है ना, चाहे तो आप पोएट भी लिख सकते हैं वहाँ पे। तो अब आ रहा है जी बात ये कि उसकी माँ का चेहरा क्यों लगता था एक लाश जैसा, ठीक। अब क्यों लगता था, इसमें कहीं नहीं लिखा है। ये बात देखिए अब टफ हो गई है कि यहाँ लिखा है हर फेस लग, ये तो इतना कह रहे हैं कि लगता था लाश जैसा, लेकिन क्यों लगता था ये हमें सोचना है। आप समझ जाइए, जब किसी भी बुजुर्ग या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र बढ़ गई है बहुत सारी, है काफ़ी बुजुर्ग हो गया, 60-70 साल का उम्र में है, तो क्या होगा, उसका जो चेहरे का ग्लो है ना, या उसका जो भी सुंदरता लगता था, ब्यूटी चीज़ है ना, फिजिकल ब्यूटी कहिए, वो सब खत्म हो जाती है। और जब खत्म हो जाती है तो इसी के कारण क्या है, वो उसका चेहरा डेड बॉडी जैसा लग रहा है, इसी के कारण। अब इसी बात को हम चेंज करके ले आएंगे। देखिए चेंज करके कैसे लाएंगे पहले हम यहीं से लिखेंगे, इसी में से क्वेश्चन का आंसर ही बनाए पहले, इसी को शुरू करिए ना। मैंने बताया था अभी आपको कि शुरू करने के लिए क्या करना है आपको भाई, उसको सब्जेक्ट से शुरू करना है। किससे शुरू करना है भाई? सब्जेक्ट से। अब देखिए सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, ये लिखा है हर मदर्स फेस, इसके बाद वर्ब आई है, हैं? एक वर्ब यहाँ पर है, तो शुरू हमारा यहाँ से होगा सब्जेक्ट से।
हर मदर्स फेस। ठीक है, तो हमने यहीं से शुरू कर लिया इसको। हर मदर्स फेस, टेंस उसी में चलो, वाज लुकिंग। असर्टिव बनाते हुए क्या होता है कि हमें सब्जेक्ट पहले लाना है, वर्ब बाद में लानी है। तो ये हो गया जी, हर मदर्स फेस वाज लुकिंग। और आगे बढ़ाओ इसी को, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। अब देखिए, इतने के बाद हम इसमें अपना उत्तर ऐड करेंगे। और उत्तर ऐड करने के लिए एक और पॉइंट मैं आपको समझा दूं, अच्छी बात, कि जिन भी क्वेश्चंस के भाई से उत्तर मतलब भाई से आपसे प्रश्न किया गया है ना, क्वेश्चन पूछा गया है भाई से, तो अब हम जब अपना इतना सीधा करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो उनको ऐड करना होता है बिकॉज से। जिनका शुरुआत होता है भाई से, उनका हम जोड़ते हैं बिकॉज से। ठीक, तो हमने इसमें ऐड कर लिया भाई बिकॉज, मतलब है क्योंकि। इतने की बात मीनिंग हो गई है कि उसकी माँ का चेहरा एक डेड बॉडी की तरह लग रहा था, क्योंकि अब हमें अपनी बात जो मैंने बताई थी अभी, क्यों लग रहा था डेड बॉडी का चेहरा ऐसा, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी है, ठीक है और उसका चेहरा डल है या विदाउट ग्लो है। ये सारी बातों में से कोई सी एक दो बात बता लो आप, जो आपको आसान लग रही हो ना। जैसे बिकॉज हर मदर वाज वेरी ओल्ड, उसकी माँ बहुत बूढ़ी थी, हैं, एंड हैड लॉस्ट, और खो चुकी थी, द ग्लो ऑफ हर फेस। ठीक है, इतना ही, बढ़ तो और भी जाएगा सेंटेंस, लेकिन इतने पे भी आप करें तो ये इजीली आप कर सकते हैं ना। दो बातें हमने बता दी, क्योंकि वो आसान सेंटेंस है, उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी, और दूसरी बात कि अपने चेहरे का, या कह लीजिए वो अपने चेहरे का ग्लो खो चुकी थी, और जब उम्र बढ़ जाती है तो चेहरे का ग्लो खो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई हुई। देखो, दो हमने क्वेश्चन कर लिए यहाँ पे, ठीक है, और हमारा एक स्टैंजा है। ठीक है, इसके हम आगे और आते हैं अभी, इसके आगे देखेंगे तो अगले क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन बना है, व्हाट वरीड द पोएट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर। अब देखो, ये जो सारी बातें आ रही हैं उस स्टैंजा से अलग की आ रही हैं, उसमें सिर्फ इतनी बात है, बाकी हमें अब सोचने पे मजबूर कर दिया राइटर ने कि अब तुम सोचो। हम्म और क्यों सोचो कि ये क्वेश्चन हमसे देखो अलग से बात कर रहे हैं। जैसे लिखा है व्हाट वरीड, समझ जाइए किस चीज ने परेशान कर दिया, किसे, द पोएट, पोएट को, पोएट को किस चीज ने परेशान कर दिया, वैन जब, सी लुक्ड उसने देखा, एट हर मदर अपनी माँ की ओर। जब उसने अपनी माँ को देखा तो किस चीज ने उसे परेशान कर दिया, है ना, चिंता में डाल दिया। किस चीज ने डाल दिया चिंता में? दो बातें हम यहाँ कह सकते हैं, एक ये कि उसकी माँ बूढ़ी हो गई है और जल्दी मर जाएगी, है ना, ये मेन पॉइंट उसके दिमाग में आता है कि माँ बूढ़ी हो गई है और भाई वो जल्दी ही मर जाएगी, है ना, इस चीज़ से परेशान है। या इसको और शॉर्ट में कर लो, तो शॉर्ट में क्या हो जाएगा कि माँ की बढ़ती हुई उम्र, मैं बहुत आसानी से बता रहा हूँ आपको, आसान आसान से आसान, कि माँ की बढ़ती हुई उम्र ने परेशान कर दिया कभी को, है। कितना करना है, बस इस वाट को हटाना है, क्योंकि ये हमें इसे इंटरोगेटिव बना रहा है। ठीक, यहाँ कोई सहायक क्रिया भी नहीं दी गई है, देखिए पास्ट एंड डेफिनेट का सेंटेंस है, तो इसी वर्ब को हम ले सकते हैं, वरीड को ही। और वो जो मैंने बोला कि माँ की बढ़ती हुई उम्र, इसको इंग्लिश में ले आओ। अब इसका इंग्लिश क्या है, मैंने बोला है माँ की बढ़ती हुई उम्र, तो क्या बनाओगे भाई, आंसर में इसका हो जाएगा, ये आंसर बनेगा द ग्रोइंग, ग्रोइंग एज। ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ना, आगे, आगे होना। ग्रोइंग एज ऑफ हर मदर। बढ़िया और भी सकता है, हम और चाहे तो आगे देखो दूसरी बात ये भी ले सकते हैं कि अपनी माँ की बढ़ती हुई उम्र, या उसकी माँ की बढ़ती हुई उम्र और उसकी मृत्यु के विचार ने, हैं, ये भी कह सकते हैं, लेकिन इतने से भी बात बन जाएगी हमारी। ठीक है, तो लिखा है कि द ग्रोइंग एज ऑफ हर मदर। अब ये यहाँ से वाट को हटाकर सारा सेम ले आओ आप, और ये बन जाएगा कि उसकी माँ की बढ़ती हुई उम्र ने, वरीड
द पोएट कवि को परेशान कर दिया। अब ये वैन जो लिखा है इसको इंटरोगेटिव मत समझ लेना है ना, याद रखें जब भी कोई इंटरोगेटिव वर्ड बीच बीच में आता है, कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड बीच में आता है, ठीक है, और उसके जस्ट बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो। मैं आपको आसान पहचान बता देता हूँ ये कि बीच में इंटरोगेटिव वर्ड है कोई, वाई वैन वेयर व्हाट, और उसके जस्ट बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो समझ लेना है कि वो कभी भी इंटरोगेटिव है ही नहीं, है ना। अब वो कंजक्शन है, ठीक है, कंजक्शन है, और उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना होता, वो पीछे को सेम असर्टिव फॉर्म होती है, ऐसे ही ऐड करना है। वरीड द पोएट वैन, सेम लिख लीजिए आप, और सेम क्या हो जाएगा, वैन सी, आगे लिखा है भाई लुक्ड एट हर मदर। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन बन गया है ना। अब अगले क्वेश्चन पे जाओ आप, लिखा है वाई वॉज देयर ए पेन इन हर रियलाइजेशन। यहाँ पर ये वर्ड आपको आंसर देगा, रियलाइजेशन। कह रहे हैं कि क्यों था, देयर ए पेन एक दुख, यहाँ पर देयर डमी है, अपना कोई मीनिंग नहीं देगा, तो यहीं से आएंगे कि दुख या दर्द क्यों था, इन हर रियलाइजेशन उसके एहसास में। ये किसके एहसास की बात हो रही है, ये बात हो रही है भाई पोएट के एहसास की, कि पोएट जो हमारी कमला दास हैं ये, उनके रियलाइजेशन मतलब एहसास में जो सोचा उन्होंने ये बात पहले स्टेंजा में, अपनी माँ को जो सोचा और फीलिंग जो आई, तो उस फीलिंग में दर्द क्यों है, दर्द क्यों है सोचो। अभी मैंने बताया था कि माँ की उम्र बढ़ रही है, पोएट को लगता है कि जल्दी अब मर जाएगी, ये सारी बातें मन में ख्याल आ रहे हैं, और ये सारे जब ख्याल आ रहे हैं तो यही दुख दे रहे हैं, या इस ख्याल का जो आ रहा है ये ही दुख देने का कारण है। ठीक, मैंने बताया था आपको, वाई लिखा है, चाहे तो आप बिकॉज से बढ़ सकते हैं आगे, ठीक, या फिर क्या है कि इसको शॉर्ट करके लाएं हम, तो बिना बिकॉज के भी सेंटेंस बनेगा, लेकिन आप बिकॉज वाले से समझो क्योंकि आसान पड़ता है बच्चे के लिए वो। जैसे हम देखिए असर्टिव बनाते हैं, मैंने कहा था असर्टिव बनाएंगे, है ना। अब असर्टिव बनाते हुए हम सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, सब्जेक्ट कौन है हमारे पास, देखिए इसमें सब्जेक्ट है देयर यहाँ पर, ठीक है, इससे शुरू करो, देयर वाज को ले आओ पीछे, देयर वाज अ पेन इन हर रियलाइजेशन बिकॉज। अब देखिए इतने का मीनिंग हो गया है कि उसके एहसास में दुख था क्योंकि, उसके एहसास में दुख था क्योंकि सी थॉट, उसने सोचा, कवि कवि ने सोचा, है ना, सोचा अबाउट द डेथ ऑफ हर मदर। ठीक है, इतना हो गया कि उसने सोचा अपनी माँ की मृत्यु के बारे में। उसके एहसास में दुख, हम कह रहे हैं यहाँ पर उसके एहसास में दुख था क्योंकि, क्योंकि उसने अपनी माँ की मृत्यु के बारे में सोचा। और जब भी हम कभी मृत्यु के बारे में सोचते हैं अपने किसी डियर वन की, तो हमें दुख तो होता है ना, ये नेचुरल है। और ये सारी पोयम इसी सार पर आधारित है कि उम्र बढ़ना, किसी की मृत्यु होना, ये सब क्या है, ये नेचुरल है, लेकिन फिर भी क्या होता है, नेचुरली हमें दुख होता है। ठीक, तो उस दुख की भावनाओं को ही कवियत्री ने यहाँ दिखाया। ठीक है भाई, एक स्टैंजा हमने पढ़ा, उसके हमने 4 क्वेश्चन देखे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर, देखिए आगे आइए। अब हमारे पास सेकंड स्टैंजा है, वो जो मैंने फीलिंग आपको बताया कि राइटर की जो फीलिंग है वो सेम है लास्ट तक, है ना। ये घूमी कहाँ है, इसी के आसपास घूम रही है कि उसकी माँ की उम्र बढ़ी है, ठीक, माँ से दूर रहती थी। और एक और पॉइंट यहाँ पर है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, या अधिकांश बच्चों को कहिए, कि बच्चों का क्या होता है, वो सोचते हैं कि हम अपने माँ बाप के बुजुर्ग जब हो जाएं वो, तो उनकी सेवा करें या उनके पास रहें, सबकी इच्छा एक होती है ये। लेकिन कवियत्री क्या है, कवियत्री को अलग रहना पड़ता है किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से, अपने माता पिता से अलग रहना पड़ता है, तो वो अपनी माँ की सेवा नहीं कर पा रही है, तो उसे लगता है कि मैं ये अगर साथ होती तो शायद और अच्छा होता। लेकिन क्या है, साथ रहने से भी उम्र तो नहीं घट जाएगी, मृत्यु तो नहीं रुक जाएगी, तो ये सारी बातें फिर भी दुख देती हैं, सब कुछ पता होने के बाद भी, है ना। यही स्वभाव है, यही इंसान का स्वभाव है ना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है देखिए अगली बात, अब उधर रियलाइजेशन तो हो गया था, समझ के रखिए ना।
अगली बात आ रही है उसी को लेकर। अब देखिए कह रहे हैं, क्या बोला यहाँ पर भाई, ये कह रहे हैं एंड रियलाइज्ड विद पेन, और एहसास किया दुख के साथ ही। देखिए एहसास क्या कर रही है भाई को ना, कि दुख के साथ एहसास किया। क्या एहसास किया? दैट शी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। यहाँ तक समझें कि वह बूढ़ी हो गई थी, इतनी बूढ़ी जितनी दिखती थी। ये कहने का मतलब है अधिकतम बूढ़ी। कोई भी अगर व्यक्ति आप दिमाग में लाएं कि ये अधिकतम बूढ़ी हो जाने का मतलब क्या है? अधिकतम बूढ़े हो जाने का मतलब है कि अब मृत्यु बाकी है ना, इससे और ज़्यादा बूढ़े नहीं हो सकते। तो उसने कहा है कि इस एहसास का जो था, ये हमारा आया पीछे राइटर को, और वो जो दुख था उस एहसास में वो ये था कि वह जितनी भी हो सकती थी या अधिकतम बूढ़ी हो चुकी थी। अगली बात, अब देखिए ये सारा एहसास आ रहा है राइटर को, कि बूढ़ी हो गई है, मृत्यु हो जाएगी, दुख की बात हो रही है ना। लेकिन क्या हुआ? कह रहे हैं बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब यहाँ राइटर कोशिश करती है समझदारी दिखाने की, जैसा कि एक समझदार व्यक्ति करेगा, ये ना समझदारी दिखाने की कोशिश करती है कि मैं इस दुख को हटाऊं अपने अंदर से ना, ये दुख सही नहीं है लाना। तो उसने बोला कि जल्दी ही पुट दैट सून पुट दैट थॉट, कर दिया उस विचार को अवे अलग। लेकिन जल्दी ही कवयित्री ने उस विचार को अपने अंदर से अलग कर दिया। अलग कर दिया, अलग कैसे करा? यानी ये वाली बात सोचनी बंद कर दी। और सोचनी बंद करने के लिए क्या करना, कुछ दूसरा करना पड़ा। कुछ दूसरा क्या करना पड़ा? एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा, एट यंग ट्रीज। यंग ट्रीज का मतलब होता है छोटे पेड़ों को। जब वो कार में जा रही है तो बाहर खिड़की से मुंह बाहर कर लिया है ना, कि माँ को ना देखकर, माँ के बारे में ना सोचकर वो बाहर के दृश्य देखने लगी, प्रकृति के दृश्य जिनमें पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। अब क्या है, वो सोच ये रही है कि मैं अपने आप का मूड चेंज करूं, है ना, ये विचार हट जाए मेरे अंदर से। तो कहा कि बाहर देखा, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब है भागते हुए। यहाँ राइटर ने एक उपमा दे के बोला है कि पेड़ भाग रहे हैं। और रियल में क्या होता है हम जानते हैं सब, पेड़ नहीं भागते। लेकिन क्या हुआ है कि उल्टी बात हो रही है। हमें लगता है ऐसा, जब हम किसी सवारी में बैठते हैं, किसी कार में, बस में, कहीं जाएं, आप यात्रा करें और देखें बाहर को, तो पेड़ आपको ऐसे लगेंगे जैसे पीछे को भाग रहे हैं पेड़। लेकिन होता क्या है, जनरली हम आगे को जा रहे हैं। तो वो कार चल रही है, कार में बैठकर यात्रा कर रही है, इसलिए हमें पेड़ लग रहे हैं भागते हुए। ठीक, ये बात। तो उन्हें देखकर उसका मन बहल रहा है और उसे एहसास हो रहा है कि भाई मैं बाहर देखकर ये एहसास को भूल जाऊंगी, इसलिए उसने बाहर देखा। अगली बात फिर कह रही है, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब एक और बात उसने बाहर देखी कि मैरी चिल्ड्रन, मैरी का मतलब होता है प्रसन्नचित्त, खुश। और बच्चे खुश ही होते हैं, बच्चों को ज़्यादा टेंशन होती नहीं है, तो वो खुश रहते हैं, है ना। तो उसने कुछ बच्चों को भी देखा, कुछ छोटे पेड़ों को देखा दौड़ते हुए पीछे जा रहे हैं। कुछ बच्चों को देखा क्या कर रहे हैं, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो भाग कर आ रहे हैं अपने घरों से निकल निकल कर, या कोई खेल खेल रहे होंगे बच्चे, तो वो अपने घरों से निकलते हुए उस राइटर को दिखाई दिए। तो ये वाली बातें छोटे बच्चों को देखकर, छोटे पेड़ पौधों को देखकर क्या होता है, जनरली हमें खुशी होती है। ये भी इंसान का स्वभाव है, ठीक है, मनुष्य का नेचर है ये भी। तो उसको लगा राइटर को कि मैं इसको देखकर थोड़ा मूड चेंज कर लूँ, है ना, या अपने आप को बदल लूँ। ये हमारा स्टैंजा हो गया अभी, ठीक है। फ्लो में एक बार समझ लीजिए कि वो जो एहसास था, दुख का एहसास था, और एहसास ये था कि ये जितना हो सकती है उतनी अधिकतम बूढ़ी हो गई है, मतलब इसके बाद मृत्यु तय है। अब इस बात को अपने अंदर से हटाने के लिए उसने बाहर देखा राइटर ने, और बाहर क्या देखा कि इस विचार को हटाने के लिए देखा बाहर। और बाहर क्या देखती है वो, कुछ छोटे छोटे पेड़ पीछे भाग रहे हैं, पीछे को जा रहे हैं, मूवमेंट। अगली बात, कुछ प्रसन्नचित्त बच्चे या खुशनुमा बच्चे अपने अपने घरों से निकल के बाहर आ रहे हैं। ये बात बाहर देखी, ठीक, इतनी बात हमारे पास हो गई। अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, देखिए ना। पहला क्वेश्चन लिखा है इसमें भाई, लिखा है व्हाट थॉट डिड द पोएट पुट अवे। सबसे पहली बात आ रही है कि क्या विचार, व्हाट थॉट क्या विचार, डिड द पोएट पुट अवे, कवि ने हटा दिया। पुट अवे कहते हैं अलग कर देना। यानी किस विचार को या क्या विचार को राइटर ने हटा दिया। क्या विचार, ये साफ साफ नहीं लिखा है कहीं भी, देखो बस कह रहे हैं कि वो विचार। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, क्या विचार है। अब समझ जाओ आप क्या विचार। तो विचार क्या था, अपनी माँ के मृत्यु का, ये वाला यानी माता की मृत्यु का विचार। ये वाली बात को हटा देंगे। अब देखो क्या है यहाँ पर, हम पहचानो, ये हमारा जो लिखा है व्हाट थॉट, ये एक एरिया हो गया। द पोएट यहाँ पे सब्जेक्ट
हैं, पुट अवे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डिड। अब आंसर करना जब शुरू करेंगे इसका, तो आंसर करते हुए देखिए हम लाएं, आंसर में हमने कर लिया, देखो शुरू कर लेंगे द पोएट, सब्जेक्ट से शुरू करना है। द पोएट, पुट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, ये डिड हटकर सेकंड फॉर्म आती, तो पुट ऐसा ही है ना, पुट को हम पुट ही लिखेंगे। ये बना आपका द पोएट पुट अवे। अब इतने का मीनिंग हो गया कवि कवि ने हटा दिया, क्या हटा दिया, लिख लो इसको, द थॉट, पुट अवे द थॉट। कितने का मीनिंग हो गया, विचार को हटा दिया। अब विचार किस चीज का है, ऑफ, विचार था उसके अंदर दो चीजों का है ना, एक तो ग्रोइंग एज, बढ़ती हुई उम्र का, एंड डेथ, और मृत्यु का है। और ये मृत्यु या उम्र बढ़ती हुई किसकी है, ऑफ हर मदर, उसकी माँ की। तो सीधी बात क्या हुई भैया, कि कवित्री ने या कवि ने विचार को बढ़ती हुई उम्र के और अपनी माँ की मृत्यु के विचार को हटा दिया, ठीक, वो उस दिमाग में से निकाल दिया, ये बात। अगला क्वेश्चन है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। ये बहुत अजीब क्वेश्चन है, थोड़ा स्पेशल है ना, ध्यान देंगे यहाँ पर। ये लिखा है देखिए, कि क्यों छोटे पेड़ों को डिस्क्राइब बताया गया है ना, या ऐसा कह रहे हैं एज स्प्रिंटिंग, भागते हुए, छोटे पेड़ों को भागते हुए क्यों कह रहे हैं, यानी क्यों भाग रहे हैं छोटे पेड़, पेड़ तो भागते नहीं है। तो हम इसे उल्टा दिखाएंगे ना, क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि कवियत्री यात्रा कर रही है कार से, वो आगे जा रही है ना, तो इसमें से लाओ लिख के। अब क्या होगा, सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट इसका ये द यंग ट्रीज, लिखे हम इसका आंसर, तो बनेगा भाई द यंग ट्रीज, young trees are described as sprinting। इतना हम क्वेश्चन में से ही लिख के लाए हैं, अभी हमने कुछ अपनी तरफ से लिखा नहीं है, बस इसको सीधा किया है। और मैंने अभी बताया था कि वाई जब आता है प्रश्न में, तो आंसर में क्या हो जाता है, बिकॉज। अब हम आगे ऐड करेंगे बिकॉज, बिकॉज द पोएट was द पोएट वाज ड्राइविंग, यानी ये जो राइटर है हमारी, वो कर रही है यात्रा, है ना, वाज ड्राइविंग बाई ए कार, लीविंग द ट्रीज बिहाइंड। इतने का मतलब देखो हो गया, कि उसको ये दिखाया गया है, पेड़ों को भागते हुए इसलिए दिखाया गया है कि जो हमारी पोएट है वो कार से यात्रा कर रही है, ठीक, कार को ड्राइव करके जा रही है ना। अब और लीविंग द ट्रीज बिहाइंड, अपने पीछे पेड़ों को छोड़ती हुई जा रही है, तो पेड़ों को पीछे छोड़ती हुई जा रही है, ये क्या है, हमें महसूस हो रहा है बस ये, कि क्या है, कि पेड़ भाग रहे हैं पीछे, पेड़ भाग नहीं रहे हैं, ये हम जानते हैं, है ना। अब देखो ये नया क्वेश्चन है नीचे, नया क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन लिखा है, देखो ये क्वेश्चन है नया भाई। ये लिखा है, हाउ डू यू नो दैट द जॉयफुल सीन डिड नॉट हेल्प हर ड्राइव अवे दैट थॉट फ्रॉम हर माइंड। अब देखिए ये पॉइंट लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, हाउ डू यू नो, कैसे आप जानते हो, दैट द जॉयफुल सीन,
के प्रसन्नचित्त दृश्य जो उसने देखे अभी, डिड नॉट हेल्प हर, उसकी सहायता नहीं कर पाए, या उन जॉयफुल या जो दृश्य देखे उसने, सुंदर सुंदर पेड़ देखे, बच्चे भागते देखे, तो उन सब क्यों मदद नहीं कर पाए, हर ड्राइव अवे, दूर करने में, दैट थॉट फ्रॉम हर माइंड, उस विचार को, ये लिख रहे हैं दैट, देखिए दैट को कॉमे में करके दिखा रहे हैं, दैट थॉट है। तो दैट थॉट क्या है, कौन सा वाला थॉट, कौन सा वाला विचार, वही उसकी माँ के मृत्यु का, है ना, माता की मृत्यु के विचार को क्यों नहीं कर पाए दूर, ये वाला प्रश्न पूछा गया हमसे कि ये सारे प्रसन्नचित्त चीज भी उसकी माँ के मृत्यु के विचार को दूर नहीं कर पाए, बिकॉज, है ना। अब हम इसमें जोड़ लेंगे, देखो इसी में आंसर कर लीजिए, है ना, क्वेश्चन में आंसर आपको हो जाएगा, और ये बनेगा, यहां तक जो मैं बता रहा हूं आपको सेम इसी में से लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है आपको, यहां से दैट के बाद आइए आप, है ना, यहां से लिखना है द जॉयफुल सीन डिड नॉट हेल्प हर ड्राइव अवे दैट थॉट फ्रॉम हर माइंड, इतना सेम टू सेम है। आप इसमें से ये वाला एरिया हटा दीजिए, ठीक है, इतना हिस्सा, ठीक। अब इतने का मीनिंग हो गया कि जो प्रसन्नचित्त दृश्य है सहायता नहीं कर सका उस विचार को उसके दिमाग से हटाने में, बिकॉज। अब हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, आंसर जो देख लीजिए, हम लिख रहा हूँ बिकॉज, है ना। तो क्या हो गया भाई, आगे हमने बढ़ा लिया यहाँ से, बिकॉज। अब इसमें जोड़ेंगे आप, बिकॉज द ग्रोइंग एज एंड डेथ, मतलब हो रहा है कि बढ़ती हुई उम्र और मृत्यु इज नेचुरल, ठीक है। ये बात हो गई कि उम्र बढ़ रही है और या मृत्यु आएगी, ये स्वाभाविक है, ठीक है। चाहे कितने कुछ भी अच्छी चीज़ें आप दिखाओ, लेकिन अगर कोई हमारा प्रिय है, सगा संबंधी है, तो कुछ भी चीज़ हमें उस लगाव को, जो रिलेशन हमारा उसके साथ है, उससे अलग कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ें, देखो लिखा है, अगला क्वेश्चन है, अगला स्टैंजा है, पहले आप देखो, स्टैंजा 3 है, लिखा है बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी। अब क्या हुआ, उस बात से आगे वो बढ़ गई राइटर उसको लेके, और ये अब एयरपोर्ट पर पहुंच गई है कवियत्री, कह रहे हैं बट आफ्टर एयरपोर्ट चेकिंग, है ना, सिक्योरिटी चेकिंग, इसका मीनिंग आ रहा है कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच गए तो वहां पर चेकिंग वेकिंग हुई, उनकी जांच होती है, जैसे टिकट विकेट चेक किया होगा ये सब। तो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेकिंग के बाद हैं, उसके बाद क्या हुआ, बाद में क्या है, माँ तो बाहर रह गई होगी, जो राइटर को जाना है वो अंदर चली गई है। तो कह रहे हैं क्या है, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, इतने का मीनिंग बना, खड़ी हुई थी कुछ गज की दूरी पर, यार्ड्स कहते हैं गज को, कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई थी, दूर खड़ी है ना। फिर क्या है, अब राइटर ने क्या देखा वहां से, आई लुक्ड, मैंने देखा, अगेन एट हर, फिर से उसकी ओर, फिर माता की ओर दोबारा से देखा, वैन पेल, वैन पेल, वैन का मतलब होता है जिसमें कोई ग्लो ना हो, सुंदरता ना हो, है ना, पेल पीलापन आ गया हो, तो ये क्या होता है, बुजुर्गों में होता है ऐसा, ठीक है, ये भी बुढ़ापे की या जो ग्रोइंग एज है उसकी पहचान ये है। एज, वो कंपेयर करके दे रही है, देखो यहाँ पे सिमिली अलंकार बोल रही है यहाँ पे, एज लेट विंटर्स मून, जैसे कि सर्दियों का, या जो सर्दियों का लास्ट सीजन जब आता है, सर्दियाँ लास्ट होती हैं, तो उसमें जो चंद्रमा का कलर होता है, जो चंद्रमा आकाश में निकलता है, उसका जो कलर होता है, उसके कलर जैसा चेहरा उसका अब लग रहा है उसको, दूर से देख रही खड़ी हुई, तो सर्दियों में चंद्रमा निकलता है, तो उस चंद्रमा के बिल्कुल सेम उसका चेहरा लग रहा है, और क्या होता है वो चंद्रमा भी पीला और नीरस होता है, उसमें भी कोई ब्यूटी नहीं होती। तो ये समझ जाओ कि अब भी बात वही है। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, लिखा है हु वेंट फॉर सिक्योरिटी चेक एंड हु इज हर इन द एबव लाइन, सीधे सीधा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कौन गया सिक्योरिटी चेक के लिए, कौन गया सिक्योरिटी चेक के लिए, तो सीधा प्रश्न आ रहा है जी, पोएट गई, माँ तो बाहर खड़ी रही है। सिक्योरिटी चेक किसका हुआ है, जो यात्रा कर रहा है, यात्रा कौन कर रही है, पोएट, तो पोएट गई। अगला क्वेश्चन इसी में जोड़ा गया है, हु इज हर, कि ये हर कौन है, एबव लाइन्स, इन लाइनों में हर कौन है, तो हर कौन है, हर उसकी माँ है, इसको ले आओ आंसर में। तो यहाँ तो बिल्कुल सीधा आंसर है देखिए, और वो सीधा आंसर क्या है, इस हु के स्थान पर ही लिखना है आपको द पोएट, द पोएट वेंट फॉर
सिक्योरिटी चेक। एंड अगला जोड़ लो इसमें सेम ऐसे ही। एंड देखिए पूछ रहे हैं हु इज हर, तो आप लिखना है इसको ऐसे करके, हु के स्थान पे लिख लो आप कि हर मदर, और फिर सेम सारा ऐसे ही हर मदर इज। ये हर को आप ऐसे ही दिखाएंगे ना कोमा में ही, क्योंकि इसको पार्टिकुलर प्रॉपर करके पूछा गया, ये हर कौन है ना, इन द above लाइन्स। अगला क्वेश्चन है देखिए, व्हाट डज द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस टू एंड वाई। तो इसमें पूछ रहे हैं कि किस चीज से कवयित्री तुलना करती है, अपनी माँ के चेहरे की। अपनी माँ के चेहरे की तुलना किससे करती है और क्यों करती है। दो सवाल पूछे एक के अंदर ही। तो तुलना किससे कर रही है, तुलना कर रही है विंटर्स मून से, ये वाला है ना जो चंद्रमा निकल रहा है देरी से, किससे तुलना की है। तो लिख के लाओ, द पोएट, इसी में द पोएट कंपेयर, देखिए प्रेजेंट टेंस में है तो कंपेयर्स करके लाएंगे आप उसको, कंपेयर्स हर मदर्स फेस टू द विंटर्स मून, सेम ऐसे लिख दीजिए, चाहे लेट करके लिखो, टू द लेट, टू द लेट विंटर्स मून, है ना। ये मतलब आ रहा है कि सर्दियों में जो देरी से चंद्रमा निकलता है उस चंद्रमा से तुलना की। अब इसी में अगला पूछ रही है वो क्यों, क्यों की तुलना है। अब क्यों की तुलना, बिकॉज से जोड़ते हैं, मैंने अभी बताया था कि क्यों का आंसर हम करते हैं बिकॉज से। बिकॉज बोथ आर डल एंड विदाउट ग्लो। ये आंसर आ रहा है आपका, क्योंकि दोनों ही भद्दे होते हैं और ग्लो नहीं होता है, ग्लो के बिना होते हैं। कौन कौन, ये चंद्रमा भी विदाउट डल होता है, मतलब डल नहीं होता है, सुंदर नहीं दिखता, और ना ही उसमें ग्लो दिखता है, ऐसे ही उसकी माँ के चेहरे में भी नहीं है, सेम। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून। यहाँ कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द लेट विंटर्स मून। चलिए दो बार हो गया, कोई बात नहीं है ना, एक ही बात है। ये कह रहे हैं कि जो लेट विंटर्स मून है ये क्या है, इसके बारे में बताओ। तो लेट विंटर्स मून ये हम बताए थे भी, देखो लेट विंटर्स मून क्या होता है कि सर्दियों में चंद्रमा निकलता है और उस चंद्रमा में सुंदरता नहीं होती है, पीले कलर का होता है, जबकि चंद्रमा तो व्हाइट दिखता है। तो हमें ये बताना है कि सर्दियों में जो चंद्रमा निकलता है वो होता है भाई आपका, अब शुरू कर लो इससे कि लेट विंटर्स मून इज, सीधा सीधा यहाँ शुरू कर दो, द लेट विंटर्स मून इज विदाउट ग्लो, और एक बात और लिख दो उसके बारे में, इट इज येलोइश या येलो एंड डल, यह पीला और भद्दा लगता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, देखिए हमने 3 स्टैंजा पढ़े और तीनों के क्वेश्चन करे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये आसान लगा होगा, बिल्कुल आपको आसान भाषा में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, और अगली वीडियो के लिए आप फिर से आमंत्रित हैं, और आपका फिर से एक बार धन्यवाद। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, और आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू।